कंपनीज की ऑफिसेस मॉरिशस में है और उसके एड्रेस भी एक ही है, बिल्डिंग भी वो की एक ही है, जिस मंजिल में है ऑफिस वो भी एक ही है, उस मंजिल में जो नंबर है ऑफिस का वो भी एक ही है और अंदर कोई फर्नीचर भी नहीं है, ताला लगा, एड्रेस है बस। तो इस मॉरिशस कंपनी के जरिए अब आने लग गई है। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा विदेश से पैसा कोई ला रहे हैं तो मॉरिशस ला रही है, अमेरिका नहीं ला रही है। अमेरिका नंबर 3 हो गई है, दूसरा है सिंगापुर। ये दोनों छोटे देश कैसा हमारे देश में इतना पैसा ला सकते हैं? ये उनका पैसा नहीं है, ये हमारी पैसे घूम के वहीं पर आ रही है और यहाँ जायज़ तरीके से पैसा कमा रही है और स्टॉक मार्केट को बिगाड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारे देश में इस प्रकार से हमारी इकोनॉमी को बर्बाद कर रही है और इसीलिए इस काला धन के लिए एक रास्ता ढूंढने की आवश्यकता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जमा होगा, कहाँ है? अब मैं नहीं कह सकता, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा। ये बात तो सही है, क्यों नहीं आ रहा है? अरुण जेटली तो एक वकील हैं, तो ये वकील लोग तो दोनों तरफ की बात कर सकते हैं। वो कहते हैं कि नहीं ये कानून है, वो कानून है, लेकिन दुनिया में कोई ऐसा देश है जिसने विदेश में जो जमा हुआ काला धन को वापस लाए? हाँ है, बहुत हैं और उनके अलग अलग रास्ते हैं। जर्मनी ने एक दिन फैसला किया कि हम हमारी जो लोगों का विदेश में बैंक अकाउंट जमी है उसमें से पैसा वापस लाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, जैसे एक बैंक है लिechtenstein बैंक बगल के देश में, वहाँ कई जर्मन्स के अकाउंट्स हैं। तो चांसलर ऑफ जर्मनी मर्कल ने कहा लिechtenstein की राजा को कि ये हमारे जर्मन लोगों ने नाजायज़ अकाउंट रखी है और इसको आप हमें दे दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं ये कैसा कर सकता हूँ, ये तो हमारा बिजनेस है, हमारी सीक्रेट बैंकिंग नहीं होगी तो हम तो ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर जर्मनी ने क्या फैसला किया? फैसला किया कि जो बैंक के सबसे उच्च अधिकारी है, ऑफिसर है, उसको रिश्वत दो। कितना दिया? 50 करोड़ डॉलर। 50 करोड़ को 60 से मल्टीप्लाई करो, 3000 करोड़ रुपए रिश्वत दिया। और उसने कहा कि मैं ये सारा आपके लिए सीडी में डालकर भेज दूंगा, लेकिन सिर्फ जर्मन का नहीं भेज सकता हूँ क्योंकि सारे कंप्यूटर में तो एक साथ आएगी। तो सब देशों का जो लोगों का अकाउंट है मैं बना के भेज दूंगा। और जर्मनी ने उससे कहा कि ये है तुम्हारे अमेरिकन पासपोर्ट, तुम अब अमेरिकन सिटीज़न हो, जैसे तुम जाओगे अमेरिका में तो आपका प्लास्टिक सर्जरी होगा फेस में, उसके बाद आपको पहचानेंगे भी कोई नहीं, आपका नया नाम होगा, नया एड्रेस होगा और 3000 करोड़ माने $500 मिलियन, $500 मिलियन आपके अकाउंट में होगी। उसने सीडी दी, सीडी को अपने यानी जर्मन के ऑफिसर्स ने सारा डाउनलोड किया और फिर देखा 24 देश हैं और 24 देशों का उन्होंने छांटा, अलग अलग किया। जर्मनी का उन्होंने जाकर गिरफ्तार की उन लोगों का जिनका नाम था, और जो बाकी 23 देश थे उसके लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी उन प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति जो भी हैं कि हमारे पास आपके देश के नागरिकों का अकाउंट है, हमारे पास आपको चाहिए। तो 23 देशों में, 24वां देश तो जर्मनी खुद था, 23 देशों में 22 ने तुरंत चिट्ठी लिखा, हाँ भेज दीजिए जल्दी,
हम एम्बेसडर को भेज रहे हैं आपसे संपर्क करने के लिए। एक देश ने चिट्ठी नहीं लिखा। आप समझ सकते हैं कौन सा देश है। लेकिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण वो चिट्ठी लिखना पड़ा मनमोहन सिंह को। नाम आए हैं, अभी सील्ड कवर में है, कभी भी खुल सकता है। ये रास्ता एक है। फ्रांस ने भी यही किया। हांगकांग शंघाई बैंक में उन्होंने रिश्वत देकर, जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर था उसको उन्होंने रिश्वत दिया। $500 मिलियन नहीं दिया, $200 मिलियन दिया, क्योंकि वो इटालियन था तो कम पर काम करने के लिए तैयार था। कितने नाम इंडियन के मिले? 880। ये सारे नाम हमारे पास आ गए। उन्होंने हमसे परमिशन भी नहीं पूछा, उन्होंने सब डाल करके भेज दिया हमारे पास फ्रांस ने। तो रास्ता नंबर 1 ये है। रास्ता नंबर 2 वो है कि स्विट्जरलैंड और हमारे साथ, जैसे स्विट्जरलैंड का मैं दे रहा हूँ क्योंकि हमारे कई लोगों का स्विट्जरलैंड में अकाउंट है। स्विट्जरलैंड और हमारे देश के बीच में एक म्यूचुअल असिस्टेंस पैक्ट है। उसमें वो कहते हैं कि आप हमें बैंक अकाउंट का नाम दे दीजिए और किसकी खाता ये दे दीजिए, और आपके कोर्ट में, आपके पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में आप एक कंप्लेंट फाइल करिए या एफआईआर फाइल करिए और कोर्ट से लेटर रॉगेटरी इशू करवाइए। लेटर रॉगेटरी माने जो चिट्ठी हमारी देश की कोर्ट उनके देश माने स्विट्जरलैंड के कोर्ट से मदद मांग रही है, और ये म्यूचुअल असिस्टेंस पैक्ट में लिखा हुआ है कि कर सकते हैं, और फिर हम ये अकाउंट का डिटेल्स आपको भेज देंगे। अब इसमें भी हमारे लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने 4 नाम दिए थे, उसमें 2 नाम तो आप जानते ही हैं, एक माँ है एक बेटा है, और अभी तक उसका हुआ नहीं। एसआईटी का कमिटी बनी है लेकिन वो भी कुछ नहीं कर रहा है। ये दूसरा रास्ता है। तीसरा रास्ता जो मुझे सबसे पसंद है वो है अमेरिकन का रास्ता। अमेरिकन्स को गुप्तचर विभाग से पता लगा, हमें गुप्तचर, हमारे देश में भी गुप्तचर विभाग के पास सबके अकाउंट का लिस्ट है। वो दुबई चले जाते हैं, वहाँ से लेकर आते हैं, या इंटर कंट्री इंटेलिजेंस कोऑपरेशन में लेते हैं। तो उनके अमेरिकन की इंटेलिजेंस ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, उन्होंने पता किया कि 2 बैंक, क्रेडिट स्विस और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में 5620 अमेरिकन अकाउंट्स हैं जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, इलीगल है। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्या किया कि पता किया कि क्या ये यूनियन क्रेडिट स्विस और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड की ब्रांच है अमेरिका में है कि नहीं। तो पता लगा कि वॉशिंगटन में दोनों के ब्रांच। तो वहाँ उन्होंने एजेंट्स को भेजे और कहा कि हमें पता लगा कि 5620 नाम हमारे आपके अनडिस्क्लोज्ड इलीगल बैंक अकाउंट्स हैं अमेरिकन सिटीजन्स का, इसको हमें खबर दे दीजिए, पूरा सूचना दे दीजिए। तो ये दोनों बैंक चेयरमैन ने कहा कि हम कैसे कर सकते हैं, ये तो हमारा बिजनेस है, ये तो हमारे कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज की विपरीत जाएगी, हम ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा देने लगेंगे, सब अकाउंट्स विड्रॉ करके भाग जाएंगे। तो अमेरिका ने क्या किया, अच्छा ठीक है, उस दिन शाम को उन्होंने एफबीआई को भेज करके इन दोनों बैंक चेयरमैन को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, जासूसी में। अब जासूसी में आप डालोगे तो फिर लंबी चलती है और पसीना निकलती है जेल में, क्योंकि वो 3rd रेट जेल में डाल देते हैं। तो ये दोनों की पसीना निकली
तो स्विट्ज़रलैंड ने कहा कि इन विचारों को छोड़ दो, हम नाम दे देंगे। तो 5,620 नाम अमेरिका को इन्होंने दे दिया। बम्बई में क्रेडिट स्विस का ब्रांच है, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड का ब्रांच है। हिम्मत हो तो जाकर उनको गिरफ्तार करो और कहो कि तुम हमारे देश के खिलाफ काम कर रहे हो, हमारे देश के इलीगल कामों को आगे बढ़ा रहे हो, इसलिए गिरफ्तार करो। चौथा रास्ता है जो इजिप्ट और लिबिया ने उपयोग किया, और फिलीपींस के लिए मार्कोस का पैसा वापस लाने था, वो स्विट्जरलैंड में था। गद्दाफी का पैसा था लिबिया का, और मुबारक का पैसा इजिप्ट का था। 2005 को यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रस्ताव पास किया कि हर देश को अधिकार है कि अपने नागरिक की जो नाजायज बैंक अकाउंट विदेश में है उसको राष्ट्रीयकरण करने के लिए वो अपने पार्लियामेंट से एक कानून बनाए, जिसको कानून के लिए आप अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं शुरू में। और यदि ऐसा करेंगे तो यूनाइटेड नेशंस की आदेश है कि ये देशों की जो गवर्नमेंट है वो जो इंडियन, हमारे उदाहरण के लिए इंडियन बैंक अकाउंट को वो सारा राष्ट्रीयकृत मान करके उसका पैसा और विवरण भारत देश को दे दे। तो ऐसे तो 70 देश हैं जहां गुप्त अकाउंट हमारे हिंदुस्तानियों का है, ये रास्ता भी कर सकते हैं। इजिप्ट ने मुबारक का ऐसा प्राप्त किया, करोड़ों रुपए, 10,000 करोड़ रुपए, और गद्दाफी का 1,00,000 करोड़ रुपए, और मार्कोस का उतना ही ज़्यादा, उनको वापस मिल गई। ये भी हम अपना सकते हैं, और इसके लिए सारी तैयार करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की अहम भूमिका होती है। तो ये कर सकते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे देश में भ्रष्टाचार का कारण है, हम लोग बेईमान नहीं हैं। 1000 साल पहले दुनिया से लोग यहाँ आते थे खरीदने के लिए, कई भिक्षु भी आते थे बुद्धिस्ट के, चाइना से फासियन आए थे, युआनचांग आए थे। उन्होंने क्या कहा, हिंदुस्तान जैसे निष्कपट जनता की देश कहीं नहीं मिलेगी, ईमानदार है। वास्को ड गामा ने भी यही कहा। जो भी उन दिनों में आते थे वो हिंदुस्तान की जय जयकार करते थे, प्रशंसा करते थे। हम ये कैसे बदल गए? और आज क्या है कि ये मान लीजिए कि भ्रष्टाचार का मेन कारण है भौतिकवाद। जितना पैसा है उतना समाज में प्रतिष्ठा है। ये होने के बाद लालच बनती है, लालच के कारण भ्रष्टाचार आती है, कोई रास्ता ढूंढने की बात आती है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि हमारे देश में इसको पहचान के 2 महर्षियों ने समाज की रचना इस प्रकार से की जिससे ये जो भौतिकवाद है वो इस देश में हमारे लोगों के मस्तिष्क को पकड़े ना। और इसीलिए हमारे देश में जो आज विकृति में चले गई, 4 वर्णों में बांटी गई थी, परंतु ये जन्म से नहीं था, ये कर्म से था, अपने चुने हुए रास्ते से था। विश्वामित्र पैदा हुए थे क्षत्रिय के घर में, लेकिन बने महर्षि क्योंकि उन्होंने ऋषि का काम किया। वेद व्यासा का माँ मछुआरा थी, लेकिन वो महर्षि बने और महाभारत लिखी।
वाल्मीकि पैदा हुए थे दलित घर में, महर्षि बनकर रामायण लिखी। कालिदास जो कवियों के कवि थे, महर्षि, वो जंगलों में पेड़ की शाखाओं को काटते थे, वनवासी थे, लेकिन महर्षि बने। तो ये जन्म से कभी नहीं जुड़ा हुआ था। और इसीलिए हमारे देश में ये तय हुआ कि जो सबसे ऊंचे है वो ज्ञानी होगा और त्यागी भी होगा। मुझे अमेरिकन कई बार पूछते थे जब मैं विद्यार्थी बनकर गया अमेरिका में कि आप लोग महात्मा गांधी के फॉलोअर्स कैसे बने। जब मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी तो ठीक से कपड़ा भी नहीं पहनते हैं, एक छोटा लंगोटी पहन करके घूमते हैं। हमारे देश में जो नेता हैं वो सूट बूट, चमका हुआ जूता, बढ़िया शर्ट, टाई, चमकता शानदार टाई, इसके बिना हम उसको नेता नहीं मानेंगे। उनके धर्म गुरु भी, पोप को देख लीजिए, कितने सजे हुए होते हैं। लेकिन हमारे देश में धर्म गुरु एक भगवा कपड़ा पहन के घूमते हैं, कितना भी बड़ा हो। हमारे देश में महात्मा गांधी हो, जयप्रकाश नारायण हो, कितने सरल थे, कोई ऐसा उनके ऊपर इन्हीं अपने वस्त्र पर खर्च नहीं करते थे, परंतु उनका सबसे उच्च था। भृगु ऋषि और भारद्वाज ऋषि ने दोनों ने तय किया कि हमारी समाज धन के आधार पर नहीं तय होगा, उसकी जो ढांचा बनेगी वो धन के आधार पर नहीं होगा। त्यागी और ज्ञानी उसको सबसे उच्च स्थान देंगे, राजा से भी ज़्यादा देंगे। और इसीलिए हमारी देश ईमानदार रही है। माने एक समन्वय हम लोगों ने ढूंढा। भौतिकवाद तो करना ही है, भौतिकवाद नहीं पर भौतिक प्रगति करना ही है, लेकिन भौतिक प्रगति के साथ आध्यात्मिकता का भी समन्वय होना चाहिए। यह हमारी समाज थी और वो समाज से हट गए। आज पश्चिम देशों में भी वो समझने लगे कि सिर्फ भौतिकवाद से मनस में शांति भी नहीं मिल सकती। इसीलिए हमारे धर्मगुरु के आश्रम में कितने लोग आ रहे हैं, भर भर के आ रहे हैं, विदेशी अमीर लोग, क्योंकि उनको मनस में शांति नहीं होती। ये सब कौन सिखाएगा? हम सब लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ये जो 1000 साल में और विशेष तौर पर ये जो पिछले 200 साल और ख़ास तौर पर जो मकौले ने हमारे देश में ये एक पैदा की कि हमारे जो पुरानी संस्कृति को नीच देखें, उसको समझें कि इसीलिए हम आज गुलाम हैं और नकल करें। मकौले तो साफ कहता है, I want an Indian who is by habit an Englishman. He may look like an Indian, but he will by dress and habit will be an Englishman. वो आज हमारे देश को सब जगह हावी हो रही है। और मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि आज हम ये जो पुरानी संस्कृति है उसको दोबारा इस देश में प्रचार करने की आवश्यकता है। ये किसी धर्म के विरुद्ध में नहीं है। योगा के लिए इतना हल्ला गुल्ला हुआ हमारे देश में कि हम ओम नहीं कहेंगे। ओम क्या है? अभी जो प्लूटो में गई है धूप के पास, और उसके पहले भी जो सैटेलाइट्स स्पेसशिप्स गए हैं, नासा की वेबसाइट में आप देख सकते हैं। नासा ने क्या कहा कि हमने सूर्य के निकट पहुंचते समय
एक आवाज आई, एक ध्वनि आई, उसका ध्वनि ओम है। और ये भी कहते हैं कि यही हिंदुओं ऋषियों का ओम कहने के अर्थ है। उनको पता था, हम क्यों नहीं सुन सकते हैं? क्योंकि हमारे कान 20 हर्ट्ज के नीचे कोई साउंड वेव होगी तो सुनने में आता नहीं है। लेकिन वो मशीन को रखकर उन्होंने ओम को पता किया। तो क्योंकि हम तो जो भी सुनने आती है कान में वो है 20 हर्ट्ज से ज़्यादा साइकिल्स। तो इसीलिए हमारे जो ऋषियों ने इतनी सरल होते हुए भी, सरल रहना, झोंपड़ी में रहते हुए भी उन्होंने सारा दुनिया के लिए रास्ता दी। गणित में दी, सर्जरी में दी। कभी कभी हमारे लोग, ये जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़े हुए लोग हैं, मजाक भी करते हैं कि हम तो सब चीज़ को अपना कहते हैं। एक अभी सम्मेलन हुआ था जिसमें एक व्यक्ति ने कहा कि विमान शास्त्र भी हम जानते थे। अब उसकी मजाक हुई थी। ये पुष्पक विमान जो राम लेकर आया था लंका में जीतने के बाद, कहते हैं ये तो काल्पनिक थी। लेकिन विमान शास्त्र एक डॉक्यूमेंट है हमारे शास्त्रों में। उसमें मैंने पढ़कर देखा कि ये हवाई जहाज़ हमने पैदा की थी पहले, तो इसमें फ्यूल क्या था, एयर फ्यूल क्या था, तो उसमें लिखा है मरकरी था। अब साइंटिस्ट से पूछिए कि आने वाले 50 साल के अंदर मरकरी को फ्यूल में बदलेंगे, क्योंकि एक बूंद मरकरी को आपको एक डब्बा का पेट्रोल के बराबर है। ये कब? 2000 साल पहले की डॉक्यूमेंट में। तो ये जो हमने कभी ये गलती नहीं की ये कहने के लिए कि पृथ्वी की चक्कर लगाती है सूर्य। यूरोप में 400 साल पहले तक वहाँ सब मानते थे, क्योंकि वो देखते थे कि धूप वहाँ से उदय होता है, फिर चलकर अस्त होता है पश्चिम में। तो उन्होंने ये कल्पना लगाई कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है। लेकिन हमारे गुरुओं ने कभी नहीं ये गलती की। और वहाँ गलीलियो ने एक बार कह दिया कि मुझे लगता है कि सूर्य पृथ्वी की चक्कर नहीं लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती। तो उसको ऐसा पीटा वो इटालियन लोगों ने कि उसने आखिर में माफ़ी मांग ली। पर तो बात तो सही थी। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि आज चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, लेकिन एक ये जो संस्कृति हमने खोया है या दुर्बल हुई है, इस संस्कृति को दोबारा लाना है। और इस संस्कृति में रिश्ते के भी जो संस्कार हमने बनाया है, माँ बाप के लिए जो प्रतिष्ठा हम देते हैं, अब पश्चिम में नहीं देते। पश्चिम में तो माँ बाप तो बच्चों बड़े होने के बाद पार्क में बैठते रहे और वहाँ कुछ उनकी दयनीय स्थिति होती है। हमारे देश में ऐसा संस्कृति कभी नहीं था। और इसीलिए हमारे समाज को इतनी आक्रमण होने के बाद भी बना रहा, इतनी यातनाएं सहने के बाद भी हम 80% है। तो मैं तो समझता हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ अकाउंट्स के लिए में निष्कपटता नहीं दिखानी चाहिए, परंतु प्रचारक भी बननी चाहिए इस देश की महानता के लिए, क्योंकि आपको सुनने के लिए लोग तैयार होंगे। आपके जो क्लाइंट्स हैं अनेक हैं, समाज के हर कोने से आते हैं। जैसे डॉक्टर का होता है वैसे आपका है। आप कंपनी की अकाउंट्स की डॉक्टर हैं, कोई शरीर का डॉक्टर है।
तो इसीलिए एक प्रतिष्ठा है, एक नाम है। और मैं समझता हूँ कि आप सिर्फ अच्छे अकाउंट्स बनाना ये पर्याप्त नहीं है, परंतु आपको प्रचार भी करनी चाहिए कि भ्रष्टाचार करना बुरा है, ये हमारे देश के लिए कैंसर है। और दूसरे तरफ हमारी जो मूल्य हैं, तभी उसी से हमारी समाज स्थिर हो सकती है। हमें आधुनिकीकरण करना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए, परंतु पश्चिमीकरण नहीं करना चाहिए, वेस्टर्नाइजेशन नहीं करना चाहिए। उनकी कोई अच्छी बातें तो लेने के तैयार, परंतु मैंने देखा जो भी हम वहाँ सीखने के लिए, जैसे कैलकुलस हो या फिजिक्स हो, सारी चीज़ों हम बहुत पहले से आगे थे। विदेश की आक्रमण के कारण पीछे हुए, फिर हमारी ब्रेन वॉशिंग जो अंग्रेज़ों ने की उससे और पीछे हुए, और हमारी नेतृत्व भी उसी असर पर आगे चली। जब महात्मा गांधी की बात माने जाती या सरदार पटेल की मानी जाती तो हम इस आज की स्थिति में नहीं होते, हम तो विकसित देश होते। आज भी मैं कहता हूँ कि जो क्षमता हमारी देश में है उसमें यदि सही नीति अपनाई जाएगी और अपनाई जाएगी, मैं मानता हूँ कि ठोकर लगेंगे हमें, तब भी हम सही रास्ते में आने के लिए वो सहायक होगा। जरूर बात सही है कि अभी तक काला धन वापस नहीं आया, लेकिन इसमें भी हम पीछा नहीं छोड़ेंगे और काला धन वापस लाने के लिए करेंगे। अब कई लोगों को गलत आइडिया होगी किस तरीके से करना है या क्या हो जाएगा इससे, या कितना उथल पुथल हो जाएगा, ये समस्या हो सकती है। परंतु हम तो समझते हैं कि इस पर जिस मंशा के साथ सत्ता में हैं उस कारण से हम इसके लिए आखिर में कर ही देंगे। इसको करना ही है, नहीं तो देश नहीं बचेगी। देश की हालत आज, आर्थिक हालत बहुत बुरा है। कई छोटी छोटी ऐसे बातें हैं जिनको करने के लिए कई हमारे लोग डरते हैं, परंतु इसको भी करना है। एक मैंने बहुत पहले कहा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की बोझ कम करनी चाहिए और इसीलिए इनकम टैक्स को अबॉलिश कर देना चाहिए। आधा काम आपका कम हो जाएगा, उसके बाद आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इतना बदल आएगा देश में उससे। वो जो 2 लाख करोड़ रुपए आज इनकम टैक्स से सरकार को मिल रही है, वो सारा लोग बचत में जाएगी। वो बचत से इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट से ग्रोथ होगी, और ग्रोथ से इनडायरेक्ट टैक्स से आपको रेवेन्यू मिलेगी। और ये मैं आपसे कहता हूं कि इनकम इनडायरेक्ट टैक्स में भी सरलीकरण करनी चाहिए। 2650 कमोडिटीज़ पर जो इनकम टैक्स से सेल्स इनडायरेक्ट टैक्स लगती है, उसको आप कंट्रीब्यूशन से रैंक लगाओगे तो पहला 21 वस्तु जो हैं वो आपको 90% इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स एक्साइज टैक्स देती है। तो इसीलिए 21 में लगना चाहिए, बाकी में हटा देना चाहिए और कहना चाहिए दाम कम करो। इस प्रकार के सुधार चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन भी जोर लगाना चाहिए। यानी आपका बिजनेस कम हो जाएगा बट देश सुधर जाएगा, और उससे आपको अप्रत्यक्ष रूप से आपका भला होगा, आपके बच्चों के भविष्य उज्जवल होगा। इस प्रकार से अनेक कदम हैं जो लेने की है, लेकिन मूल बात है कि हमारी मंशा दूसरी होनी चाहिए। देश को दुनिया में नंबर 1 पहले थी, दोबारा बनाना है, और उसमें हम विभिन्न क्षेत्रों में सब प्रयास करेंगे। ये सोच करके हम आगे बढ़ेंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे देश के लिए मूलभूत परिवर्तन करने में बड़ी पैमाने में, बड़ी मात्रा में सहायक रहेगी और उपयोग रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।